गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आय विधि। आय विधि से क्या अभिप्राय है और इसकी सावधानियाँ। प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो 3 स्तरों पर लगाया जाता है: आय स्तर, व्यय स्तर और उत्पाद स्तर। और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO लगाता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO द्वारा लगाया जाता है और 3 स्तरों पर, जैसा कि हमने अभी बताया। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आय विधि, यानी कि आय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आय विधि का दूसरा नाम भी है और आय विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। देखो बच्चों, कारक भुगतान विधि, उत्पादन के 4 कारक हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, और उनको उनके काम के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है और उनका जो भुगतान किया जाता है उसके अनुसार विधि भी कहा जाता है, यानी कि कारक भुगतान विधि या उनके कार्यों के अनुसार विधि भी कहा जाता है। आय विधि की परिभाषा इस प्रकार से है, आप देखेंगे। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। उत्पादन के प्राथमिक कारकों, प्राथमिक कारक श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में, जो उत्पादन करने में जो सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बदले में ही मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है। नेक्स्ट है आय विधि के कदम। आय विधि के कदम, पहला कदम देखो बच्चों, आय विधि के कदम हैं तो इसमें पहला कदम है उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। उत्पादन करने वाले जो उद्यम हैं उनकी कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है, उनकी पहचान और उनका वर्गीकरण। तो बच्चों देखिएगा, पहला जो उत्पादक उद्यम है वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में, और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे क्वेश्चन में भी ये आ जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि, पानी, वन आदि। प्राकृतिक कारकों का प्रयोग जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे भूमि प्रकृति ने दी है, पानी और वन ये सभी प्रकृति ने दिए हैं, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, उनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, उत्खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र अगला है। इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार में परिवर्तित करते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना इत्यादि। और बच्चों, जैसे आटे से बिस्किट बनाना, यानी कि वस्तु का रूप बदल दिया जाता है। रूप बदल करके, यानी कि एक कच्चे माल को पक्के माल में, कच्चे माल को निर्मित माल में बदल दिया जाता है। ये होता है द्वितीय क्षेत्र, जैसे उद्योग धंधे हैं हमारे। तृतीय क्षेत्र, निर्माण और विनिर्माण दोनों ही द्वितीय क्षेत्र में आते हैं बच्चों। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, टैरसरी सेक्टर होता है ये। इस क्षेत्र के उद्यम केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि। तो इसे तृतीय क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, अब है दूसरा कदम। देखो, पहले कदम में क्या था, उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण। हमने उत्पादक उद्यमों की पहचान की। अब हम करेंगे दूसरा कदम, कारक आय क्या है, कारक आय का अर्थ तथा वर्गीकरण। कारक आय है क्या और उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो देखो बच्चों, कारक आय क्या है? कारक आय से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो उसे कारक सेवा के बदले में प्राप्त होती है। देखिएगा,
कारक सेवा के बदले में यानी कि काम के बदले में जो आय प्राप्त होती है वह कारक आय है। और एक होती है हस्तांतरण आय, जिसमें काम नहीं करना पड़ता, जो एक तरफा भुगतान होती है, उसमें बिना काम किए ही आय प्राप्त होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, वजीफा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कारक आय क्या है। मैं दोबारा से कराती हूँ। कारक आय से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो उसे कारक सेवा के बदले में प्राप्त होती है। यह उसके श्रम के बदले में मजदूरी और जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका पुरस्कार, जैसे भूमि के लिए लगान और पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमशीलता के लिए क्या है, लाभ के रूप में प्राप्त हो सकती है। कारक आय को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांट दिया जाता है। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चे। इसके अंतर्गत नकद मजदूरी, जो कैश हमें मिलता है ना, जो नकद मजदूरी मिलती है श्रमिक को, वो, और वेतन। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये वेतन और मजदूरी अलग अलग क्यों लिखा। देखो बच्चों, जो मजदूरी का काम करते हैं, एक होता है वाइट कॉलर मजदूरी, इसको वेतन बोलते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काम करते हैं तो उनको वेतन मिलता है। और जो मेहनत का काम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो बहुत मेहनत का काम करते हैं तो उनको मजदूरी मिलती है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनको वेतन मिलता है, इसलिए दोनों ही हमने शामिल कर लिए। दूसरा है किस्म के रूप में आय। किस्म के रूप में आय से अभिप्राय है कि साथ साथ में जो भी उनको हेल्प मिलती है, जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं जिसको हम बोलते हैं वो हैं, बच्चों के लिए स्कूल के लिए फ़ीस वगैरह में हेल्प मिल जाती है, या बच्चों के लिए किताबें मिल जाती है, टेलीफोन की सहायता है, बाइक की सहायता है, या गाड़ी की सहायता है, पेट्रोल की हेल्प हो जाती है। यानी कि कुछ अलग से जो कंपनी देती है, दिवाली पे जैसे बोनस मिलता है तो वो अलग से अपनी सैलरी के अलावा या मजदूरी के अलावा जो अलग से हेल्प मिलती है उसको बोलते हैं किस्म के रूप में मजदूरी। ओके, या आय। अगला है बच्चों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देने योग्य बात है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जैसे बीमा वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें मालिकों ने जो दिया है वो आएगा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये काम में आएगी बात हमारे काम की चीज़ है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान, यानी कि मालिकों ने, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ मजदूर काम करते हैं, वहाँ पर जो मालिक है उन्होंने क्या योगदान दिया सामाजिक सुरक्षा में, इंश्योरेंस में, तो वहाँ पर ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंग है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन ये दोनों अलग अलग हैं। तो बच्चों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में, और हमेशा उसको राष्ट्रीय आय में भी शामिल किया जाता है। जबकि वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक तरफा भुगतान है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लेना कि सामाजिक सुरक्षा योजना में अगर मालिकों ने योगदान दिया है तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है, अलग से नहीं जुड़ेगा अगर उन्होंने स्वयं दिया है तो। ये आगे मैं समझाऊंगी तुम्हें जब सम्स कराऊंगी। तो अभी तो आपने ये 4 चीज़ें हैं जो ये नोट करनी है, 4 पॉइंट है। नकद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में आय, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। संपत्ति और उद्यमशीलता यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों उद्यमों में उत्पन्न होता है, परंतु सामान्य सरकारी क्षेत्र में परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य सरकारी क्षेत्र में परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता, अर्थात शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब देखिएगा परिचालन अधिशेष में हम क्या क्या शामिल करते हैं। लगान या किराया तथा रॉयल्टी ये शामिल किया जाता है। ब्याज और लाभ, देखो बच्चों, लगान, लाभ और ब्याज इन तीनों का जोड़ होता है परिचालन अधिशेष। अब लगान के स्थान पर या किराया आ जाए, किराया भी लगान ही होता है, रेंट होता है। और रॉयल्टी, किराया तथा रॉयल्टी है
अगर लगान है, किराया तथा रॉयल्टी, ये सब शामिल होते हैं उसके अंदर, परिचालन अधिशेष के अंदर। लाभ है, ब्याज है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, लाभ के भी 3 भाग होते हैं। जो ये लाभ है इसके भी 3 भाग होते हैं लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। अब आप सोच रहे हो कि ये लाभांश क्या चीज़ है, तो देखो बच्चों, जो लाभ हिस्सेदारों में बांटा जाता है, जो लाभ हिस्सेदारों में बांटा जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। और निगम कर, जो निगमों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसको निगम कर बोलते हैं। और अवितरित लाभ, जो लाभ इमरजेंसी के लिए रखा जाता है अलग से बचा करके, उसको अवितरित लाभ बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है। तो बच्चों, लाभ के 3 भाग हैं, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। तो जो लाभ होता है कंपनियों को या किसी को भी जो लाभ होता है उत्पादकों को, उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। कुछ भाग तो हिस्सेदारों में बांट लेते हैं और कुछ कर के रूप में दे दिया जाता है और कुछ अपना अलग से रख लेते हैं, आगे और ज़्यादा निवेश करने के लिए रख लेते हैं कंपनी में, उसको अवितरित लाभ बोलते हैं। तो 3 हिस्से हैं लाभ के। नेक्स्ट है मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होती है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर आदि अपने कारकों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि आदि की सहायता से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अतः उन्हें ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी आदि के रूप में मिली जुली आय प्राप्त होती है। इसलिए इसको मिश्रित आय कहा जाता है। इस आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। देखो बच्चों, देखो कुछ लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, वो अपना स्वयं का रोज़गार शुरू कर लेते हैं। या जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है नौकरी करने में, तो वो क्या करते हैं कि अपना रोज़गार शुरू कर लेते हैं और अपने रोज़गार से उनको मिली जुली आय प्राप्त होती है और वही मिश्रित आय होती है। तो अब आप अगला पॉइंट हमारा है विदेशों से निवल कारक आय। विदेशों से निवल कारक आय किसी देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त आय तथा एक देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्रदान की गई कारक सेवाओं के बदले में भुगतान की गई आय के अंतर को विदेशों से निवल कारक आय कहा जाता है। देखो बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर कोई विदेशी हमारे देश में काम करता है और वो सैलरी लेता है और अपने देश में भेज देता है, तो वो तो हमारे देश से चली गई ना दूसरे देश में। जैसे यहाँ से, और ये कोई विदेशी है और यहाँ पर काम किया उसने और बदले में पुरस्कार यहाँ चला गया, और हमारे देश में, हमारे देश के जो निवासी हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं और सैलरी अपने देश में भेजते हैं। ठीक है। जब अपने देश में जो सैलरी आई, मान लीजिए हमारे देश में आई 112 करोड़, 112 करोड़, और गई जो है वो 100 करोड़, तो विदेशों से प्राप्त जो निवल कारक आय है वो कितनी होगी? 112 आई है, प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे तो 12 करोड़ आ गई। विदेशों से निवल कारक आय कितनी होगी? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 12 करोड़। तो ये क्या है? विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ये हमारी राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगी। अब देखिएगा, विदेशों से निवल कारक आय को निवल घरेलू आय में जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अब निवल घरेलू आय में हमने क्या क्या जोड़ा था, अभी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय बनेगी। तो देखो बच्चों, तीसरा कदम हमारा है कारक आय का अनुमान हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम घरेलू आय निकालेंगे। कैसे? घरेलू आय बराबर है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय, यानी कि तीनों हम इसमें जोड़ लेंगे। ये मिश्रित आय है, यहाँ पर ये कट गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तीनों हमने जब जोड़ा तो घरेलू आय आ गई। अब घरेलू आय में अब राष्ट्रीय आय निकालनी है। निवल राष्ट्रीय आय कब आएगी? निवल घरेलू आय में विदेशों से निवल कारक आय जोड़ लेंगे तो हमारी क्या बन गई? निवल राष्ट्रीय आय। एक बात और बताऊंगी मैं बच्चों तुम्हें कि राष्ट्रीय आय से जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, जब हम आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे तो वो शुद्ध होगी, निवल होगी और कारक लागत पर होगी। तो देखिएगा, निवल राष्ट्रीय आय, निवल घरेलू आय जमा में विदेशों से निवल कारक आय, तो ये होगी हमारी निवल राष्ट्रीय आय। अब सकल राष्ट्रीय आय अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो उसमें हम मूल्यह्रास जोड़ेंगे।
तो सकल राष्ट्रीय आय बराबर है निव्वल राष्ट्रीय आय जमा मूल्यह्रास। अगर बाजार कीमत पर पूछ लेंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बाद में जोड़ेंगे। देखिएगा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे, सकल राष्ट्रीय आय जमा निव्वल अप्रत्यक्ष कर। तो बच्चों ये थे आपकी आय विधि। अब हम बात करेंगे आय विधि से संबंधित सावधानियां। सावधानी क्या क्या हमें प्रयोग करनी चाहिए जब हम आय विधि का प्रयोग करेंगे, तो कौन कौन सी सावधानी हमें देखनी चाहिए कि हमें सावधान रहना चाहिए कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा और क्या क्या नहीं किया जाएगा। तो पहली सावधानी है हस्तांतरण आय, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कर्मचारियों के पारिश्रमिक में इसमें जोड़ा जाता है इसको, क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही भाग है। क्वेश्चन अब अगर मान लीजिए क्यों करके, कारण बताओ करके क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बताना है क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही भाग है। दूसरी जो सावधानी है वो क्या है, गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय जैसे स्मगलिंग, चोरी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। काले धन को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनका सही अनुमान भी नहीं लगाया जाता और ये गैर कानूनी भी हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। तीसरी जो सावधानी है वो बच्चों है शेयर तथा बॉन्ड्स। शेयर को और बॉन्ड्स को बेचकर प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। कारण क्या है, क्योंकि इनके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, केवल क्या होता, मालिक चेंज होते हैं। भाई एक व्यक्ति के पास कोई शेयर है, दूसरा खरीद लेता है, तो केवल मालिक का नाम चेंज होता है, उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अचानक प्राप्त आय। अचानक जैसे लॉटरी से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे आरोपित किराया। अब आरोपित किराया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं, अगर वही मकान, ये आपका अपना मकान है, यही मकान अगर आप किराए पर लेते तो कितने रुपए देने पड़ते किराए के, तो उससे अंदाजा लगा करके उसको आरोपित किराया बोलते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने केवल 5 सावधानियाँ करवाई हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ज़्यादा हमें एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर भी पूरा करना होता है अपना, और इसलिए हमें उस हिसाब से काम करवाया है। बाकी की सावधानियाँ आप स्वयं अपने बुक में से कर लेना। तो इस प्रकार से आज की ये आय विधि कंप्लीट। ओके बच्चों, थैंक यू।